हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, राइट द समरी ऑफ द पोएम द गार्डन बाय एंड्रियो मार्वेल। प्रश्न क्या है कि जो पोएम है, कौन सा पोएम? एंड्रियो मार्वेल का जो पोएम है द गार्डन, उसका समरी लिखना है, उसका संक्षिप्त भाषा में आपको बताना है, उसका व्याख्या करना है कि आखिर ये पोएम में क्या कहा गया है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ये पोयम का, द गार्डन वाले पोयम का, जो एंड्रियो मार्वेल ने लिखा है, इसमें से आखिर किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो होता क्या है कि एक कवि होते हैं। कवि कौन होते हैं? तो एंड्रियो मार्वेल, जो क्या होते हैं, एक बगीचे में बैठे हुए होते हैं। कहां पे? एक बगीचे में थके हारे, अपने जीवन के तकलीफों से भरे उलझे हुए एक बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। और जब बगीचे में बैठते हैं ना, तो उनको शांति मिलता है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की आवाज नहीं आती है ना। वो जब बगीचे के बीच में बैठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट, वहां का शांति देख करके उनको लगता है कि जीवन का असली पल जो है ना, वो यहीं पे है, गार्डन में, बगीचा में है। किनको लगता है? पोइट को, जो एंड्रियो मार्वेल हैं। तो पोइट जो है यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में कविता में जिक्र किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर एंड्रियो मार्वेल ने किन किन चीजों पे चर्चा किया है और आखिर इनका समरी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, और जानेंगे ये पोएम के बारे में। तो कह रहा है कि द गार्डन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएम्स विच इज ऑल्सो रोमांटिक इन इट्स सब्जेक्ट। मीन्स कह रहा है द गार्डन जो पोएम है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कविता है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? अजीबो गरीबो कहानी है। तो अजीबो गरीबो कह सकते हैं क्या? कविता। ठीक है, तो यह जो एक अजीबो गरीब कविता के रूप में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा विच इज ऑल्सो रोमांटिक इन दिस सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट जो है ना, इसका विषय जो है वो रोमांटिक है। क्या है? रोमांटिक है। तो कैसे रोमांटिक है वो हम लोग जानेंगे आगे। कह रहा है कि इट वॉज रिटेन बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट एंड्रियो मार्वेल। मीन्स कह रहा है यह जो पोएम लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? तो एंड्रियो मार्वेल के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रियो मार्वेल के द्वारा लिखा गया, जो क्या थे? एक आध्यात्मिक कवि थे। मीन्स काल्पनिक काल्पनिक कहानी वो लिखते थे, काल्पनिक कविता वो लिखते थे। कौन? एंड्रियो मार्वेल। कह रहा है कि द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम इज थाउट इन द गार्डन, कि ये जो कविता है इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है? थाउट इन द गार्डन। नाम क्या है? थाउट इन द गार्डन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है इट इज अ रोमांटिक पोएम बिकॉज इट इज अबाउट नेचर। कह रहा ना कि यह जो है ना एक रोमांटिक पोएम है, क्योंकि यह जो है किसके बारे में बताया गया? इसमें जो है ना नेचर मीन्स प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है। कह रहा है कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग अबाउट द लाइफ इन नेचर एंड सोसाइटी। कि ये जो पोएम है उसमें से कवि के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कि आखिर वो नेचर में है, जिस स्वभाव में है, जिस प्रकृति में है, वहां से वो कैसे फील कर रहे हैं। उसके आगे कहा गया कि द पोइट क्लेम्स दैट, पोइट कहते हैं कि दैट नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी। इस कह रहा है ना कि नेचर मीन्स प्रकृति एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग को पूरी तरीके से शांति मिलती है। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कह रहा है कि द पोइट बिगिंस दिस पोएम बाय कंपेयरिंग नेचर विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। मीन्स कह रहा है ना कि पोइट जो है ये कविता का आरंभ जो करते हैं वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हुए, मीन्स तुलना करते हुए। किसके साथ में? तो नेचर के साथ में, और सोसाइटी के साथ में, और सोशल लाइफ के साथ में। ये सीधा कहते हैं कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, लोग क्या करते हैं? अपने काम के प्रति भागते रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये काम कर लेंगे तो हमें शांति मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी भी आप, मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट में कह रहा है कि मार्वेल्स बिलीव दैट पीपल वेस्ट देयर टाइम
chasing worldly success and relationship while true happiness lies in the quietness of nature। देखिए मार्वल का मानना है, मिस मार्वल कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने टाइम वेस्ट करते हैं, मीन्स अपना समय जो है ना दुनिया के सफलता को प्राप्त करने के पीछे जो है ना खो देते हैं। वाइल ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द क्वाइंटेंस ऑफ नेचर, जबकि वो कहते हैं कि सच्ची खुशी जो हम लोग को कहाँ मिलता है, प्रकृति की शांति में मिलता है। कहाँ पे, प्रकृति में ही हम लोग को शांति मिलता है। कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इन हिज पोएम द गार्डन एंड्रयू मार्वेल सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, पीस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट फाउंड इन नेचर। देखिए ये जो कविता है, अपनी कविता में द गार्डन में एंड्रयू मार्वेल प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदरता, शांति और आत्मिक संतोष का उत्सव मनाते हैं। कवि कहते हैं कि अगर आपको सुंदरता देखना है, प्रकृति की सुंदरता देखना है, शांति देखना है, ठीक है, और अपने अंदर संतोष का भावना पैदा करना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, गार्डन में आना पड़ेगा, बगीचा में आना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब द गार्डन एज अ पैराडाइज वेयर द सोल कैन फाइंड रेस्ट एंड पीस। देखिए अब कवि ने क्या कहा, तो बगीचे को जो है ना एक स्वर्ग के रूप में बताया है। कवि क्या कहते हैं कि बगीचा जो है ना एक स्वर्ग रूप होता है, स्वर्ग का रूप होता है, जहां पे आत्मा को जो है ना आराम और शांति मिलती है। किसने कहा, तो एंड्रयू मार्वेल ने कहा। क्या कहा कि बगीचा एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, जहां पे व्यक्ति को जो है ना, जहां पे व्यक्ति की आत्मा को क्या मिलता है, आराम और शांति मिलता है। ये किसने कह रहा है, तो कवि ने कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में कह रहा है कि इन द एंड द पोएट compares the garden to the garden of Eden, suggesting it is perfect place where human can experience harmony with themselves, nature and God। अब क्या हुआ, कविता के अंत में, ये कविता के अंत में बगीचे की तुलना जो है ना एडन की बगीचे से किया जाता है। ठीक है, मिस एक और व्यक्ति हैं जिसके बगीचे से किया जाता है, और यह जो है ना इसमें यह सुझाव देते हुए कहते हैं कि यह एक आदर्श स्थान है। इसके बारे में, एडन के बगीचे के बारे में, जहां मनुष्य अपने आप, प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य का अनुभव कर सकता है। मैं सीधा कहते हैं कि अगर आप ऐसे स्थान पे आते हैं ना, तो आप भगवान से भी मिल सकते हैं। कौन कहते हैं, एंड्रयू मार्वेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि दिस पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, solitude and healing power of nature, making it a timeless meditation on human happiness। देखिए कह रहा है कि यह जो कविता है वो सादगी, एकांत और प्रकृति की चमत्कारी शक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, मिस अगर आप एक बगीचे में हैं तो वहां एकांत जगह है, वो शांत जगह है ना, और वहां पे जो है ना प्रकृति आपको सुंदर दिखेगी। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि इसमें से मानव को जो है ना काफी सुख प्राप्त होती है। तो ये पोएम का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा पोइट के बारे में कि आखिर पोइट कौन था। तो कह रहा एंड्रयू मार्वेल वॉज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सैटिरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं एंड्रयू मार्वेल का, है ना, तो ये एक आध्यात्मिक कवि थे, उसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है, राजनीतिक भी थे। कह रहा ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, और ये जो थे जॉन मिल्टन, कवि जॉन मिल्टन के बेस्ट फ्रेंड थे। कह रहा ही रोट अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स अबाउट मेनी सोशल मैटर। इन्होंने सामाजिक जीवन पे कई कविताएं भी लिखी है। फिर कहा कि देयर इज अ प्लेस फॉर अ इमोशनल ऑफ लव इन हिज राइटिंग। मीन्स वो अपने कविता में जो है ना इमोशन ऑफ लव्स का भी जिक्र किए हैं और उसका भी स्थान दिए हैं। आगे है ही ऑल्सो रिकाउंट पॉलिटिकल इवेंट इन हिज पोएम। ठीक है, वो अपने कविता में पॉलिटिकल इवेंट में सामाजिक में जो इवेंट घटनाएं होती है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। कौन करते हैं, एंड्रयू मार्वेल। कह रहा है जैसा कि मान लीजिए कि उनका जो पोएम है अमोंग हिज वर्ल्ड्स फेमस पोएम्स इंक्लूडेड, कौन सा है, तो टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, दूसरा द थाउट इन द गार्डन, तीसरा द डेफिनेशन ऑफ लव। इस प्रकार के जो कविताएं हैं जो एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है उसमें से पॉलिटिकल इवेंट के बारे में भी कुछ बताया गया है।
हिंदी आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि द सेटिंग ऑफ द पोयम, पोयम किस प्रकार से संगठित किया गया है, ठीक है। तो कह रहा था पोयम इज सेट इन द गार्डन, ये जो पोयम जो है ना वो गार्डन में है, ठीक है, गार्डन के ऊपर बनाया गया है। कह रहा है विच बिकम्स द पोइट प्लेस ऑफ रिलैक्सन एंड फील अनडिस्टर्ब बाय द हैसल ऑफ सोसाइटी, जहां पे पोइट को क्या मिलता है, रिलैक्सन मतलब समझ रहे हैं, रिलैक्स मतलब क्या होता है, आराम मिलता है, एंड फील अनडिस्टर्ब, ठीक है, जहां पे उनको महसूस होता है कि मुझे यहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बाय द हैसल ऑफ सोसाइटी। कह रहा इट मे बी रेफर्ड टू द गार्डन ऑफ ईडन, और ये जो है ना किसको दर्शाता है, तो ईडन के गार्डन को, ईडन के बगीचा को दर्शाता है ना। अब यहां पे कह रहा है कि द थीम ऑफ द पोयम, ये पोयम का थीम क्या है, विषय क्या है, उसके बारे में बताना है। तो कह रहा द थीम ऑफ द पोयम इज नेचर ऑफ ब्यूटी, पोइटिक इमेजिनेशन एंड स्पिरिट्यूटी। मीन्स कह रहा है कि ये पोयम का जो मुख्य विषय है वो क्या क्या है, तो प्रकृति की सुंदरता है, कवि की कल्पना है, उसके साथ साथ आध्यात्मिकता है, ठीक है। फिर कहा गया इन द पोयम मार्वेल्स सीम टू बी अ प्रीस्ट ऑफ नेचर, इसमें से ये ऐसा दर्शाया गया ना कि जो कवि हैं, कौन, मार्वेल जो कवि हैं वो नेचर के मीन्स प्रकृति के पुजारी के जैसे हैं। इसमें से कहा गया कि जो मार्वेल हैं, जो कवि हैं, वो प्रकृति के पुजारी हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें कही है सारे के सारे प्रकृति के बारे में कही है, और उन्होंने हमेशा प्रकृति को एक व्यवस्थित और बढ़िया दिखाया, ठीक है, हमारे सोसाइटी से, है ना। अब देखिए यहां पे हमारा आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम, कि पोयम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कि कैसे कैसे उसमें स्टांजा था उसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो कह रहा है इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर कैरेक्टराइज मैन हु वैनली अमेज देमसेल्फ बाय पुटिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्यू लीव्स एंड बिलीविंग दे हैव अचीव्ड विक्ट्री, प्रेस्टाइज एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल देयर एंडलेस लेबर, बट इन फैक्ट द ट्रू एंड कंप्लीट प्लेजर लाई इन द नेचर। देखिए फर्स्ट स्टांजा में कहा गया है, फर्स्ट स्टांजा में स्पीकर जो मतलब जो कवि है वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि हम अपने काम को खत्म करके जो है ना क्या कर सकते हैं, विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो शांति का जरिया नहीं है, उससे हमको शांति मिलता नहीं। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। कह रहा है वह कह रहा है कि बट इनफैक्ट द ट्रू एंड कंप्लीट प्लेजर लाइज इन नेचर, कहते हैं लेकिन जो शुद्ध प्लेजर जो होता है ना, शुद्ध खुशी जो होता है ना, वो हम लोगों को कहां मिलता है, नेचर में मिलता है, प्राकृतिक में मिलता है। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि पहले पद में कवि उन पुरुषों की आलोचना करते हैं जो कुछ पत्तियों की माला पहन करके यह मानते हैं कि उन्होंने अपने परिश्रम के लिए विजय, प्रतिष्ठा और पुरस्कार प्राप्त किया है। मिस वही कहा गया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके जो आप रिवॉर्ड प्राप्त किए हैं उससे लोगों को लगता है कि नहीं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन वास्तव में सच्चा और पूर्ण आनंद जो है ना केवल कहां पे है, प्राकृतिक में निहित है। कहां पे, प्रकृति में निहित है। ये कौन कहते हैं, एंड्रियो मार्वेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा सेकंड स्टांजा में क्या कहा गया, तो कह रहा इन द सेकंड स्टांजा he personifies the quietness and innocence in the nature and speak to them saying that he has at least found them after losing his time। कह रहा है दूसरे पद में जो है ना कवि प्रकृति की शांति और मासूमियत की मानवीय रूप देते हैं, कहते हैं ये एक मानव के जैसा है, और कहते हैं कि उन्होंने समाज में अपना समय गंवाने के बाद कम से कम प्रकृति से तो मिल लिए। कौन कहते हैं, एंड्रियो मार्वेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है थर्ड स्टांजा में कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग सच एन odd emotion and attachment to trees that he characterized his lover for cutting trees to write their beloved name। देखिए तीसरे पद में जो है ना पेड़ों के प्रति अपनी अनोखी भावना और लगाव को व्यक्त करते हैं। कौन, कवि जो है पेड़ों के प्रति क्या करते हैं, अपनी भावना और लगाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह अपने प्रेमी की आलोचना करते हैं जो अपने प्रिय के नाम लिखने के लिए पेड़ों को काट देता है, ठीक है। कौन कहते हैं, तो कवि मार्वेल्स कहते हैं, है ना।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ स्टांजा में कह रहा है कि इन द फोर्थ स्टांजा ही क्लेम्स दैट व्हेन मेन लव एंड यूथ फिनिश्ड, कह रहा है ना कि चौथा स्टांजा में कवि कहते हैं कि मान लीजिए, कवि दावा करते हैं कि जब हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा, हमारा युवा अवस्था समाप्त हो जाएगा, तो दे टर्न टू नेचर अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इवन गॉड डिड दिस। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना फिर प्रकृति की ओर जो है वो लौटेगा। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इवन गॉड डिड दिस, ठीक है, उसके अनुसार से ये कहा है कि भगवान ने भी यही किया है। किसने? भगवान ने भी यही किया है। किसने कह रहा है? तो कवि ने कह रहा है। मैं सीधा इनका कहना है कि चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन हम लोग को प्रकृति में ही मिल जाना है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं, है ना। फिर देखिए, फिफ्थ स्टांजा में कहा गया है कि इन द फिफ्थ स्टांजा ही गिव्स अ वेरी सेंसुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल प्लेजर। इन द सिक्स्थ ही आर्ग्यूज दैट his pleasure is moreover mental. In the seventh stanza he further claims that his pleasure has spiritual aspect. देखिए, पांचवें पद में जो है ना वह शरीर के सुख को बहुत ही संवेदनशील वर्णन करते हैं। ठीक है, मैं शारीरिक सुख को बयां करते हैं। फिर छठे पद में जो है वो तर्क देते हैं कि उनका सुख जो है ना मानसिक स्तर पे अच्छा है, अधिक है। मीन्स मन अगर खुश है तो सब कुछ खुश है। फिर सातवें पद में वो कहते हैं, दावा करते हैं कि उनका सुख जो है ना आध्यात्मिक रूप से भी है। मीन्स मनुष्यों को सुख कैसे मिलता है? तो वो कल्पना करके भी सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी हूं, ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूं यार कि मैं गाड़ी लूंगा, एक कार लूंगा, ठीक है, उसमें से फैमिली वालों को बैठाऊंगा, तो इससे सुख मिलता है लोगों को। तो ऐसे कवि कहते हैं। ये कहां पे बैठ के कह रहे हैं? तो गार्डन में बैठ के इनके मन में ऐसे ऐसे सवालें चल रही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन द एट्थ स्टांजा द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ विद द लोनली एडम्स इन ईडन। ही आल्सो आर्ग्यूज दैट बीइंग लोनली वाज द सेकंड पैराडाइज ऑफ एडम। देखिए, आठवें और नौवें पदों में जो है ना कवि जो है अपनी तुलना एडम के बगीचे में अकेले रहने वाले आदमी से करते हैं। वह यह भी तर्क देते हैं कि अकेलापन आदमी के लिए जो है ना दूसरा स्वर्ग था। मीन्स एडम जो था, एडन का जो बगीचा था वो क्या था? अकेलापन आदमी के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए क्या था? दूसरा स्वर्ग था। कौन सा? बगीचा। ठीक है, एडन का बगीचा। फिर कहा गया इन द नाइन्थ स्टांजा द स्पीकर थैंक गॉड फॉर द क्रिएटिंग या यूनिक वर्ल्ड फॉर इट्स आवन। देखिए, अब क्या होता है, नौवें पद में जो है ना कवि जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों? ताकि उन्होंने एक अद्वितीय जीवन बनाया, ठीक है, अद्वितीय दुनिया बनाया। किसके बारे में? बगीचा के बारे में। जो कौन था? विच इज द गार्डन, जो कौन सा था? बगीचा था। कह रहा है कि द गार्डन ऑफ और नेचर हैज इट्स ओवन टाइम, द रस एंड हरी ऑफ सोसाइटी डोंट अप्लाई हियर। कह रहा है ना कि बगीचे या प्रकृति की बात करें तो इनका अपना समय होता है जहां समाज की जिंदगी में लागू होता है। ये सब चीज नहीं है, क्योंकि समाज में जो है ना जल्दबाजी और भागदौड़ की जिंदगी होती है। ठीक है, तो समाज के लोगों के पास समय होती नहीं है और वो जो है शांति प्राप्त करने के लिए बगीचे में आते नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? तो कवि ने कहा है। अब देखिए, अंत में हमारा आता है कंक्लूजन कि आखिर लास्ट में कवि क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि thus now we can see that the main theme of this poem is peacefully life of nature is more satisfying than social life of human company। अब देखिए, यहां पे कहा गया, क्या कहा गया कि लास्ट में कवि ऐसे कहते हैं कि ये जो कविता है उसका मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय यही है कि प्रकृति के शांतिपूर्ण जीवन जो है ना हमारे समाज के जीवन और मानव के जीवन से अधिक संतोषजनक है। यहां पे जो है ना हम लोग को सेटिस्फाइड मिलता है। कहां पे? प्राकृतिक में। इसलिए वी कैन से दैट दिस पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ एंड्रियो मार्वेल। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कविता है एंड्रियो मार्वेल का जो है ना एक बेस्ट मतलब बेहतरीन कविता के रूप में है, जिसमें से कवि ने मात्र किसके बारे में चर्चा किया? तो अपने नेचर के बारे में। ठीक है, कि मनुष्यों को जो है
असली शांति जो है कहाँ मिलती है? नेचर में मिलती है, प्राकृतिक में मिलती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और जब यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसके पहले मैंने सारे प्रश्न करवाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।